दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल, वो भी एनसीईआरटी का क्लास 6 चैप्टर 1। और चैप्टर 1 हमारा क्या है? चैप्टर 1 है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में हमारे पृथ्वी का क्या योगदान है ना, क्या क्या रोल है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ आओ कुछ करके सीखिए। ये कुछ ऐसी मटेरियल्स दिया गया है जिसके बारे में ये यहाँ बताई गई हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर को। चैप्टर में क्या है? सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। अमूमन है कि जब मौसम अच्छा होता है तो सूर्य अस्त होने के बाद जो है आकाश को देखना काफ़ी सुखद अनुभूति होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए ही बिंदु दिखाई देते हैं। आसमान में जो हम लोग देखते हैं पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, यानी कहने का इसका सेंस है कि जो हम लोग जब आसमान में देखते हैं तो पहले एक तारा दिखता है, उसके बाद दो तारा, धीरे धीरे किस तरह का अनगिनत तारे दिखने लगते हैं। लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गणना नहीं कर सकते, क्योंकि वो असंख्य के आसपास में होते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं। कुछ स्टार्स क्या होते हैं? काफ़ी चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब जितने भी आप आसमान में जो स्टार्स देख रहे हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो चमकदार वस्तुएं हैं, उस चमकदार वस्तुओं में जो है चमकदार वस्तुओं में से कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा टिमटिमाहट उनमें होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब ये इनकी जो टिमटिमाहट है जस्ट लाइक अ मून, ये मून की तरह इनकी टिमटिमाहट है। लेकिन इन सब चमकीलों वस्तुओं के साथ आप देखेंगे, आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल है, चंद्रमा जो है इसमें दो मास होते हैं, एक तो अमावस्या होती है और एक पूर्णिमा होती है। तो उसमें जो होती है, जैसे हम लोग चंद्रमा का आकार धीरे धीरे छोटी छोटी भागों में जाके एक बृहद आकार लेता है। फिर जैसे धीरे धीरे जो है सेकेंड मास जाता है तो वो फिर बड़े आकार से छोटे होते होते क्या होता है, वो छोटे आकार में परिवर्तित होता है। उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। लगभग प्रतिदिन को चंद्रमा भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग जो चंद्र ग्रहण, जो चंद्रमा जो देखते हैं, जिसको पूर्णिमा कहते हैं, वो मास में यानी एक मंथ में एक ही बार दिखाई देते हैं। उसी तरह अमावस्या भी जो है एक मंथ में एक ही बार दिखाई देते हैं, यानी कि एक मंथ में एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है। और इनको दो भागों में बांटा गया है। 15 दिन पे पूर्णिमा आती है और फिर 15 दिन बाद क्या आता है? अमावस्या आता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? बिल्कुल सही बात है। हम लोग ये सोच सकते हैं कि भाई रात में जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तारा दिखाई देती हैं, चंद्रमा दिखाई देती हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो हम लोग रात के समय में देख पाते हैं, लेकिन दिन के समय ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या? इसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ बताया जा रहा है कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश, जो सूर्य का जो हम लोग प्रकाश देख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण ये जितनी भी चंद्रमा वगैरह हैं, जितनी भी तारे वगैरह, ये सारे क्या होती है, ये छुप जाते हैं, जिसके कारण हम लोग इन्हें नहीं देख पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहती हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये आप एक नंबर के क्वेश्चन के आसपास में देखते हैं। जो पहले मैंने बताया कि मंथ में क्या होते हैं, दो मास होते हैं। दो मास नहीं, मतलब दो पक्ष होते हैं, जिसमें एक पूर्णिमा पक्ष होता है, एक अमावस्या पक्ष। ये ध्यान रखने की चीज़ है। हर 15 दिन के बाद 15 दिन में अमावस्या आती है और उसके बाद में क्या होती है, पूर्णिमा आती है। दूसरी तरफ ये हम लोग देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में के समय आसमान में चमकती है, यानी जो भी चीज़ें हम लोग
सूरज अमूमन रात में नहीं दिन में चमकती हैं, चंद्रमा जो रात में चमकती है, और भी जो तारे वगैरह हैं जो रात में हमें दिखाई पड़ते हैं, वो सब क्या है? हमारा खगोलीय पिंड है। वो क्या है? हमारा खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। मतलब कुछ वैसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जिनका साइज़ क्या होता है, जिनका आकार क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और वो किससे बने? वो काफ़ी बहुत सारे गैसों से मिलकर बने। जैसे सूरज के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक उसमें होती है हाइड्रोजन, हीलियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसी तरह बहुत सारे जो तारे हैं, बहुत सारे जो खगोलीय तारे नहीं कहा जा सकता, यहाँ खगोलीय पिंड की बात है। जितने भी मैक्सिमम खगोलीय पिंड है वो किससे बने हुए हैं? वो गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लाइन कहा जा रहा है, ये जो बात कही जा रही है, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। मतलब हम कह सकते हैं जैसे सूरज भी एक तरह का तारा हुआ, जस्ट लाइक खगोलीय पिंड हो गया। तो कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है जिसके पास उसका अपना खुद का प्रकाश है। और अमूमन है कि प्रकाश जहाँ होगी वहाँ ऊष्मा भी होगी। जैसे हम लोग घर में भी अगर हम सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि गैस चूल्हा भी जलाते हैं, तो गैस चूल्हा जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें क्या होती है? प्रकाश भी हम लोग को दिखाई देता है। जब प्रकाश है तो ऑटोमेटिकली उसमें से ऊष्मा भी निकलेगी। आप बल्ब को देख सकते हैं, वो प्रकाश है, लेकिन जब आप उसको छूने जाएंगे तो उसमें से क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा एकदम गर्म रहता है। तो यही कहने का मतलब है जितने भी तारे हैं उनके पास खुद का प्रकाश है, और प्रकाश है तो ऊष्मा भी है। यानी जितने भी तारे हैं खगोलीय पिंड है, उसमें से कुछ ऐसे जैसे तारे के पास खुद का अपना क्या होता है? प्रकाश और ऊष्मा होती है। वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? मतलब उत्सर्जित करते, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आगे के लाइन में बताया गया है कि तारों के पास क्या होता है? अपना प्रकाश होता है और अपना उसका ऊष्मा होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। हमने एक ऊपर भी बात होता है पूर्णिमा अमावस्या, उसके बाद खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड देख रहे हैं आप, सूर्य, चंद्रमा, बड़े बड़े जो पिंड वगैरह होते हैं, तारे वगैरह होते हैं, उसको खगोलीय पिंड कहते हैं। और उसमें से कुछ खगोलीय पिंड जैसे तारा हो गया, तारा के पास अपना खुद का प्रकाश हो गया, खुद का ऊष्मा हो गया, है ना। सूर्य भी एक तारा है, बिल्कुल सूर्य क्या है? हमारा एक तारा है जिसके पास खुद का प्रकाश है, खुद का ऊष्मा भी है। तो आगे हम लोग देखते हैं, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। बहुत सारे जो हम लोग रात्रि में जो देख रहे हैं तारे वगैरह का, वो किसके इक्विवेलेंट है? सूरज के इक्विवेलेंट है, क्योंकि सूरज को भी एक तारा ही बोला गया है, समान है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वे क्या होते हैं? अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अमूमन बात है, हम लोग देखते हैं कि जो हमसे जितना ज़्यादा दूर होता है उसकी साइज़ क्या होती है? उसकी आकार उतनी ही छोटी दिखाई पड़ती है। उसी तरह इन तारों के बारे में कहा गया है। तारों में जैसे सूर्य हमसे नज़दीक है, पृथ्वी से नज़दीक है, 14 पॉइंट जो हम लोग जानते हैं 96 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन जो तारों की जो दूरी है वो सूर्य से काफ़ी गुना अधिक है, जिसके कारण हम उसको काफ़ी छोटा दिखाई पड़ता है, और उसकी जो प्रकाश है, उसकी जो ऊष्मा है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन सूर्य पृथ्वी से चूँकि नज़दीक है, इसलिए इसका हम लोग प्रकाश, इसका ऊष्मा का अनुभूति करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। बिल्कुल जैसा अभी हमने बताया आपको कि जो भी वस्तुएं हमसे दूर होती हैं वो काफ़ी छोटी दिखाई देती हैं, और जो नज़दीक में होंगी अमूमन वो बड़ी नहीं, जो साइज एक्चुअल साइज है वो एक्चुअल साइज में दिखाई देंगे। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है? बिल्कुल सही बात है। आप हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ जो भी आसमान में उड़ते हैं, आप उनको देखेंगे तो वो बिल्कुल क्या दिखाई देंगे? बिल्कुल छोटे दिखाई देंगे। जितना ऊंचाई पर देख रहेंगे वो उतना ही छोटा दिखाई देंगे। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। आसमान में जब हम लोग देखते हैं तो तारा का समूह दिखाई देता है, लेकिन उस समूह में भी कुछ अलग अलग आकृति नुमा जो है वो हम लोग को दिखाई देता है। अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसे तारे हैं जो बच्चों लोगों को, जो हम लोग बचपन में देखते थे, तो कभी गोला टाइप का दिखता था, कभी स्क्वायर दिखता था, कभी क्वाड्रेटरल दिखता था। मतलब एक अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में हम अपने दिमाग के इमेजिन करते थे, और उस दिमाग के इमेजिन से हम लोग ऐसा अनुभूति करते थे कि ये इस तरह का दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है। वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं।
ये जो भी तारों का एक समूह है, तारा भी है, उनका भी एक अपना समूह, हर इंसान का समूह होता है, वैसे ही तारा के बारे में बताया जा रहा है कि उसका एक जो समूह है, अलग अलग आकृतियों का जो समूह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ फिर से क्वेश्चन जो बन पा रही है जिसे हम लोग ध्यान रखेंगे, नक्षत्र मंडल किसके कहते हैं, तो अलग अलग आकृतियों का जो एक समूह है, उस समूह को जो है हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसी तरह का एक आगे हम लोग देखेंगे, एक नक्षत्र मंडल है जिसका एक नाम दिया गया। नाम क्या हो गया हमारा, अर्सा मेजर या बिग बियर। ये अर्सा मेजर या बिग बियर जो है इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल, अर्सा मेजर या बिग बियर। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसको एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे। काफ़ी मैं सरल और सहज भाषा में यहाँ बता रहा हूँ, और इसको जितना भी मैं कुछ कुछ सेंटेंस, कुछ लाइनें जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान रखने की चीज़ें हैं। और ऐसे जनरली जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्चुअल है, वो समझदारी की चीज़ है, वो सिर्फ समझना और समझना है। और उसमें जो कुछ लाइन मैं काफ़ी हाईलाइट कर रहा हूँ वो ध्यान रखना है। अगर वैसा हो तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें और उसको नोट करते हो जाए। नक्षत्र मंडल के बारे में मैंने बताया कि जो अलग अलग जो तारे का समूह हम लोग दिखाई देता है, तो वो अलग अलग तारों का एक समूह है, एक क्या है, समूह है, उसको हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे हर चीज़ का एक ग्रुप होता है, उसी तरह तारों का जो ग्रुप है उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। और उस नक्षत्र मंडल में एक अर्सा मेजर, एक ग्रुप का नाम भी होता है। मान लीजिए कि कोई ये फलना ग्रुप है, कोई चिलना ग्रुप है, उसी तरह यहाँ पे एक नक्षत्र मंडल है, एक समूह है जिसका हम लोग नाम दिए हुए हैं, जिसका नाम दिया गया है अर्सा मेजर या बिग बियर। क्या दिया गया है, बियर। जैसे आप इसको ध्यान कर सकते हैं कि मेजर या बियर, मेजर लोग जो भी होते हैं, यहाँ मैं इस समझाने के व्यू से बोल रहा हूँ, मेरा वैसा कोई दृष्टिकोण नहीं है। मेजर, जो मेजर लोग होते हैं वो लोग क्या पीते हैं, बियर पीते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि एक ही पर्सन है, मेजर, और वो क्या ले रहे हैं, बियर। तो इसको आप देख सकते हैं कि अर्सा मेजर या बिग बियर। नक्षत्र मंडल का जो एक समूह है उसका नाम क्या है, अर्सा मेजर या बिग बियर। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल, बहुत आसानी से पहचान में आने वाली नक्षत्र मंडल। और ये जो नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर या बिग बियर, ये बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। तो इसको चलिए हम लोग पहचानते हैं कि भाई ऐसा क्या आसान ट्रिक है, ऐसा क्या आसान प्रोसेस है जिसको बड़ी आसानी से हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि, सप्त मतलब 7 हो गया और ऋषि मतलब संत हो गया। यह 7 तारों का समूह है। ये कितने तारों का समूह है, ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब देखिए नक्षत्र मंडल हो गया, नक्षत्र मंडल कहने का मतलब एक ग्रुप हो गया, उस ग्रुप का नाम हम लोग अर्सा मेजर या बिग बियर दे दिए। और जो है बिग बियर या अर्सा मेजर, यह कितने तारों का समूह है। भाई कोई भी ग्रुप या कमेटी होती है तो उसमें कुछ पर्सन होते हैं, उसी तरह तारों का जो ग्रुप था जिसको हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसका हमने नाम दिया था अर्सा मेजर या बिग बियर, उसमें कुछ न कुछ सदस्य होंगे। तो उसमें कितने तारों का सदस्य है, उसमें कुल 7 तारों का सदस्य है, जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का भाग है। तो नक्षत्र मंडल यानी अर्सा मेजर का वो भाग है। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं सप्तऋषि यानी 7 ऋषि एवं ध्रुव तारा, उसके बारे में बताया गया है। जो ये आप देख सकते हैं ध्रुव तारा, यहाँ पे ऊपर जो आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है हमारा, ये हमारा ध्रुव तारा है, ठीक है ना। और ये आप 7 जो देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 देख रहे हैं ये क्या है, सप्त ऋषि है। ये सप्त ऋषि है और ये ऊपर क्या है, हमारा ध्रुव तारा है। और आइए हम लोग देखते हैं समूह है जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का ही ये भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाएं, ठीक है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण जो करते थे वो तारों की सहायता से ही करते थे। बहुत एंशिएंट काल की बात है, उस समय घड़ी वगैरह नहीं होता था, वैसे कोई वॉच टाइम नहीं होती थी जिसको हम लोग जो है आसानी से अभी जो हम लोग देख लेते हैं
या वॉच टाइम हो गया, जो भी घड़ी हो उससे आसानी से हम लोग समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो पूर्वज लोग थे, पूर्वज लोग को क्या होता था कि उस समय ये सुविधाएं थी नहीं, जिसके कारण वो क्या करते थे, वो तारों के समूह, तारों के अनुसार ही क्या करते थे, वो समय का निर्धारण करते थे, वो समय का पता लगाते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ही ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, ध्रुव तारा कहता है। अब उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सप्तऋषि है, यहाँ पे क्या है, सप्तऋषि, और ये सप्तऋषि के ऊपर एक ध्रुव तारा। तो अब इसको हम लोग उत्तर दिशा का कैसे मानते हैं, पहले के प्राचीन काल के लोग उत्तर दिशा इसको कैसे मानते थे। तो ये सप्तऋषि के नीचे आप एक संकेतक तारा, ये क्या लिखा हुआ है, एक संकेतक तारा। इस संकेतक तारा को जब हम अपने नंगी आंखों से देखते थे, इसके बीचों बीच जो ये ऊपर दिख रही है ध्रुव तारा, यानी इस सप्तऋषि यानी 7 तारों के समूह में 2 तारे ऐसे भी हैं, उस 2 तारों कि एकदम सीध में, ये 2 तारों के सीध में ये जो ऊपर जो ध्रुव तारा जो दिख रहा है, यही क्या मानते थे वो लोग, इसको उत्तर दिशा मानते थे कि ये कौन सा दिशा है, ये उत्तर दिशा है हमारा। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, जो उसका लोकेशन जो है, वो जो लोकेशन दिख रहा है वो आसमान में उत्तर दिशा की ओर ही है। ठीक है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जो सप्तऋषि अभी मैंने जो दिखाया, उसी की सहायता से हमने ध्रुव तारे को कैसे बनाया था, नंगी आंखों से देख रहे थे। जो उस सप्तऋषि में 7 तारों में 2 ऐसे तारे थे, 2 ऐसे तारे थे जिनके समीप जो है आप देख सकते हैं, जिनके एक सीध में यहाँ पे जो ऊपर ध्रुव तारा है, उसी से अनुमान लगाते हुए हम लोग क्या करते थे, उत्तर दिशा को जान पाते थे। इसे ध्रुव तारा, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में जैसा आपने देखा है कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक हम लोग इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा अगर खींची जाए एवं उसके आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो यह ध्रुव तारे को इंगित करता है। यह किसको इंगित कर रहा था, वो ध्रुव तारे को इंगित कर रहा था। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। बिल्कुल, तारों में जो है, हमने दोस्तों आपको अभी बताया कि तारों के पास खगोलीय पिंड बहुत सारे हो गए, तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, और भी बहुत सारे हो गए जो खगोलीय पिंड है। उस खगोलीय पिंड में तारों के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा था। लेकिन कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होंगे जिसके पास ना अपना प्रकाश होगा, जिसके पास ना अपना ऊष्मा होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, उसी के बारे में आगे की लाइन में बताया जा रहा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ फिर से आपको एक और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल सहज और सरल भाषा में ध्यान में रखें और कॉपी में नोट करें कि कुछ ऐसे भी तारे हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं, मतलब ग्रह नहीं कहा जाए इसको, सरल भाषा में ऐसे देखा जाए कि कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं। एक लाइन में हम इधर देख लेते हैं पहले तारा, कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, वो कहलाते हैं तार। लेकिन कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा ये दोनों नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। और वो दूसरे की सहायता से, यानी कि वो तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं, यानी कि तारों के प्रकाश से वो प्रकाशमान होते हैं, जिसके कारण हम लोग उन्हें देख सकते हैं। लेकिन उनके पास खुद का अपना न प्रकाश है न खुद का ऊष्मा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। यानी ग्रह के पास अपना जितना भी हम 8 प्लैनेट्स देख रहे हैं, पहले 9 होते थे, प्लूटो को ग्रह का दर्जा से हटा दिया गया है IAU के द्वारा, जो 2006 में शायद। तो ये जो ग्रह है इनके पास खुद का न प्रकाश है और न खुद का ऊष्मा है, जो 8 हमारे ग्रह हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहा गया, प्लैनेट कहा गया है। अंग्रेजी में क्या कहा गया है, प्लैनेट कहते हैं। इसे ग्रीक भाषा, अमूमन आप देखेंगे एक याद करने का चीज़ है, या मैं इसको ट्रिक के रूप में भी समझा सकता हूँ। मैक्सिमम जो भी वर्ड वगैरह आए हैं वो यूनानी कुछ भाषा से आए हैं, कुछ ग्रीक भाषा से। तो यहाँ जो प्लैनेट हमारा भाषा जो आया है, ये प्लैनेट भाषा कहाँ से आया, ये ग्रीक भाषा से आया। कौन से भाषा से आया है, ग्रीक भाषा से आया। और ग्रीक भाषा के किस भाषा से ये लिया गया है, तो आप देख सकते हैं प्लेनेटाई। कौन सा भाषा है, प्लेनेटाई। अब दोस्तों इसको हम लोग याद क्या कैसे करेंगे, ये तो भाई थोड़ा सा टफ टाइप का दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग बहुत सरल में समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ प्लैनेट है, प्लैनेट है,
आप देख सकते हैं अगर ए आई को हम लोग हटा देते हैं, ए आई को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं ए आई को, तो हमारा बच क्या जाएगा, ए आई बच जाएगा। यानी प्लानेट में अगर आई, प्लानेट में अगर हम लोग आई जोड़ते हैं तो वो कौन सा भाषा हो जाएगा, ग्रीक भाषा, प्लानेटाई। यानी कि हमारा जो प्लानेट बना है, प्लानेट बना है किस भाषा से, ग्रीक भाषा, और वो ग्रीक भाषा कौन सी है, प्लानेट आई। यानी प्लानेटाई से जो बना है वो हमारा प्लानेट है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है शाब्दिक अर्थ, भाई ग्रीक भाषा का जो अर्थ शब्द है उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा ही। तो उसका अर्थ है परिभ्रमक, यानी कि क्या है, मतलब चारों तरफ घूमने वाला। यहाँ आगे दिया भी हुआ है, अर्थात चारों ओर घूमना। परि मतलब क्या होता है, परि मतलब चारों तरफ, भ्रमक मतलब घूमने वाला, जो चारों तरफ क्या है, घूमने वाला। जैसे आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे प्लानेट है यानी ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, परिभ्रमक। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है, बिल्कुल समझ सकते हैं कि सूर्य से इसकी दूरी है बुध शुक्र पृथ्वी, यानी तीसरी है। सूर्य से जो इसकी दूरी हो गई ये तीसरी है, तो जिस पे हम लोग निवास करते हैं, हम लोग रहते हैं, यह एक क्या है, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। बिल्कुल, ये सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं है दोस्तों, ये जितने भी 8 प्लानेट हैं ये सब प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से लेते हैं, ये तारों से लेते हैं। और उसमें पृथ्वी की जो बात की जा रही है, पृथ्वी जो हमारा एक प्लानेट है, 8 प्लानेट में से एक प्लानेट है, वो अपना प्रकाश एवं ऊष्मा कहाँ से लेते हैं, तो वो अपना प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य के द्वारा लेते हैं, जो एक तारा है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा। आप दोस्तों इसको भी याद कर सकते हैं, एक तो कॉन्सेप्चुअल हो गया कि जो है पृथ्वी को हम लोग जो है कैसे देख पाते हैं। पृथ्वी के पास एक ग्रह होने के कारण उसके पास ना प्रकाश है और ना ऊष्मा है, वो अपना प्रकाश ऊष्मा किससे लेता है, सूर्य से। और सूर्य क्या है, हमारा एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा। अब इसमें हम लोग ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो सबसे नज़दीक तारा हमारा कौन सा है, सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब हम लोग जो है अगर चंद्रमा पे चले जाएं और चंद्रमा से अगर हम लोग पृथ्वी को देख रहे हैं तो पृथ्वी कैसा प्रतीत होगा, काफ़ी जो है चमकीला दिखाई देगा, काफ़ी जो है चमकीला दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा। चलिए कुछ रोचक तत्व भी हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, मतलब जिसको कहा गया कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ेंगे, विथ कॉन्सेप्चुअल सरल और सहज भाषा में देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग इसको देखते चले जाएंगे, जिसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या जब भी आप ट्यूटर वगैरह के रूप में काम करेंगे तो वहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और वो चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान रहेंगी तो बिल्कुल इत्मीनान से आप उसको सब्जेक्टिव के रूप में भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस ये इनके चारों ओर छल्ले हैं। आप देख सकते हैं कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले, छल्ले कहने का मतलब रिंग, जैसे हम लोग फिंगर में रिंग वगैरह पहनते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रिंग फिंगर किसको कहा गया है, रिंग फिंगर जब हम लोग का मैरिज वगैरह होता है तो उसमें क्या होते हैं, रिंग पाते हैं, जिसको कहा जा रहा है यहाँ पे छल्ले। तो वो कितने प्लानेट है, कितने ग्रह हैं, 3 ऐसे ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, जो आपको इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, वृष मतलब बृहस्पति, शनि और एक आप देख सकते हैं यूरेनस। ये हमारे 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास अपना रिंग है, यानी कि छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ। अब देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि चलिए हम बना देते हैं कि अगर ये हमारा बृहस्पति हो गया, ये कौन सा हो गया, बृहस्पति हो गया। अगर ये बृहस्पति हैं तो इन विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियाँ, मतलब छोटा ये जो पिंड दिख रहा है इनके चारों ओर कैसा है, छोटा ये पिंड है, असंख्य पिंड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक रिंग की भांति दिखाई देता है। ये कैसा दिखाता है, एक जो है रिंग की भांति ये दिखाई देता है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा सकता। अमूमन है कि हम लोग नंगी आंखों से तो इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक जो है टेलीस्कोप की सहायता से, दूरबीन की सहायता से, इसको किसकी सहायता से, दूरबीन की सहायता से इसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों ये देख सकते हैं एक इमेज बनी हुई है जिसमें सबका जितने भी हमारे 8 प्लानेट है, उस 8 प्लानेट का क्या है, एक
उसका अपना परिभ्रमण काल होता है जिसको हम लोग परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है, रिवोल्यूशन कहते हैं। एक उसका अपना घूर्णन होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें कुछ कुछ चीज़ ऐसे देखेंगे आप लोग, ऐसे खुद से जो है इसको पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ देखेंगे, जैसे सबसे कम परिक्रमण काल किसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे बुध का बताया गया। ये जो बुध का है, ये बुध हमारा है, ये सबसे कम इसका क्या है, परिक्रमण काल है। बुध का क्या है, परिक्रमण काल सबसे कम दिन है। उसी तरह सबसे अधिक दिन किसका है, कौन अपने अक्ष पे आप सबसे कम दिन में चक्कर लगाता है, कौन अपने अक्ष पे सबसे अधिक दिन में चक्कर लगाता है। तो आप बिल्कुल यहाँ एक देख सकते हैं इसको, यही 4 ऐसे पॉइंट है जिसको आप इसमें से देख सकते हैं। बाकी को सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पृथ्वी के बारे में जानते ही हैं कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे इस तरह से हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। और अपने अक्ष पे कितने दिन में चक्कर लगाता है, 1 दिन में चक्कर लगा लेता है। यानी कि आप जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में आप पूरी तरीके से इसको देख सकते हैं। और उसके बाद सिर्फ हमको देखना क्या है कि किसका, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसका परिक्रमण काल सबसे कम दिन है, और परिक्रमण काल कौन से ऐसे ग्रह है जिसका सबसे अधिक दिन है। यानी कि परिक्रमण काल यानी रिवोल्यूशन, जिसको परिभ्रमण भी कहते हैं, कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं, किसी का कम भी होगा, एक ऐसा ग्रह होगा जिसका सबसे कम होगा, और एक ऐसा ग्रह होगा जिसका सबसे अधिक होगा। तो ये होगा हमारे परिक्रमण काल। और उसके बाद में देखेंगे कौन अपने अक्ष पे यानी अपने एक्सिस पे सबसे कम दिनों में चक्कर लगा रहा है, और कौन ऐसा ग्रह हो गया जो सबसे अधिक दिनों में चक्कर लगा रहा है। तो आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं कि, और इसको कॉन्सेप्चुअल भी समझ सकते हैं कि जो सबसे नज़दीक होगा वो सबसे जल्दी चक्कर लगा लेगा, और जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। आप कुछ कॉन्सेप्ट के अनुसार भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यही 2 ऐसे प्लानेट होंगे जिसका सबसे कम दिन परिक्रमण काल होगा और सबसे अधिक दिन परिक्रमण काल होगा, और उसके बाद जो सबसे कम समय में अपने अक्ष पे घूर्णन कर लेगा, और सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पे घूर्णन कर लेगा। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं कि ये सूर्य के जो चारों तरफ जो परिक्रमण काल है इसका 365 है, 5 घंटे इस तरह से हैं, और वो अपने अक्ष पे 24 घंटा यानी 1 दिन में क्या करते हैं, चक्कर लगा लेते हैं। तो बिल्कुल आप इसको नोट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को उतना ही लेना है जितना हमारे लिए बेनिफिट हो और हमारे एग्ज़ाम के व्यू से वो हमारे लिए ज़रूरी हो। बाद बाकी सारे चीज़ को अपने मेमोरी कार्ड में रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, ये भी चीज़ें हम लोग, मैंने कहा कि एक एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानी, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि कुछ ग्रीक, रोमन वगैरह जो है, यूनानी वगैरह जो है, उन्हीं 3-4 ऐसे जो कंट्रीज हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता था। यानी कि सूर्य देवता को पहले क्या कहा जाता था, सबका नाम दोस्तों धीरे धीरे चेंज हुआ है, समय के साथ परिवर्तित हुआ। उसी तरह अभी जिनको हम लोग सूरज भगवान कहते हैं, सूर्य देवता कहते हैं, उनको पहले क्या कहा था, सोल। कहने का मतलब है कि आत्मा। सूर्य क्या है, हमारा आत्मा। सोल क्या हो गया, सोल। स से सूर्य हो गया, स से सोल हो गया। तो पहले उनको रोमन, जो पहले पुराने रोम की जो कहानियाँ होती थी उसमें सूर्य देवता को क्या कहा जाता था, सोल कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर का क्या है अर्थ दोस्तों, यहाँ पे सूर्य से संबंधित है। सौर शब्द का क्या अर्थ हो गया, सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहता है। सौरमंडल कैसे कहा जाता है, सौर। अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सौर का मतलब ही है जो सूर्य से संबंधित हो। इसीलिए जितना भी हम लोग प्लानेट वगैरह आ जाते हैं, सूर्य जो आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये सौरमंडल यानी कि सूर्य से संबंधित है। सूर्य से संबंधित जो हमारा जो 8 प्लानेट वगैरह ये सब देख रहे हैं, और उसके बाद में उसका क्या देख रहे हैं, सैटेलाइट वगैरह यानी उपग्रह वगैरह देख रहे हैं, वो सब क्या है, हमारा सूर्य से संबंधित है। इसीलिए उसको सौर मंडल कहा गया। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखो। कहने का मतलब है कि आप खुद से इसके बारे में और विस्तृत देख सकते हैं कि सौर मंडल का और क्या क्या चीज़ हो सकता है।
यहाँ हम लोग पहले देख लेते हैं कि आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। अब जैसे हम लोग 8 प्लानेट को देख रहे हैं, 8 प्लानेट का भी अपना क्या है, सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। तो उसमें आसमान में दिखाई देने वाला एक चंद्रमा एक उपग्रह है कि जो हमारा पृथ्वी का जो उपग्रह है, पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वो क्या है, चंद्रमा है, जो आसमान में हम उसको क्या करते हैं, अपनी नंगी आंखों से देखते हैं। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, या क्या है, पृथ्वी का सहचर है, यानी कि पृथ्वी का उपग्रह है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है पृथ्वी एक ग्रह हो गया, इसके अलावा 7 ऐसे ग्रह, टोटल 8 ग्रह हैं। तो एक पृथ्वी हो गई जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो सूर्य यानी तारा से जो है प्रकाश एवं ऊष्मा लेती है। इनके अलावा भी ये 7 ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं एवं उससे ऊष्मा प्राप्त करते हैं, है ना। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, यानी कि ये कहने का अर्थ है कि उस सबके पास जो है उनमें से कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना सैटेलाइट, अपना उपग्रह भी है। तो आगे हम लोग देखते हैं सौर मंडल। अब हम लोग देखते हैं सौर मंडल। सौर मंडल में सौर किस देश से पहले रोमन जो पौराणिक कथा है उसमें उसको क्या कहा जाता था, सोल कहा जाता था। सौर का मतलब क्या है, सूर्य से संबंधित, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, सौर मंडल कर दिया गया। यानी सूर्य से संबंधित जितने भी खगोलीय पिंड है वो क्या है, वो सौर मंडल है। अब हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल क्या है। सूर्य 8 ग्रह, सूर्य एक हम लोग तारा है, सूर्य ले लिए, उसमें हमारा 8 ग्रह है। उस 8 ग्रह में से बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड दोस्तों मैंने जैसे बताया है यहाँ पे, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि सौर मंडल किसको कहते हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है। सौर मंडल हम लोग कहते किसको हैं, सौर मंडल में जो सूर्य से संबंधित हो वही सौर मंडल हुआ। तो पहला हम लोग सूर्य ले लेते हैं, उसके बाद सूर्य के बाद हमारा 8 प्लानेट आ जाता है, यानी 8 ग्रह आ जाता है। उस 8 ग्रह में से कुछ ऐसे ग्रह हैं, 6 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास खुद का उपग्रह, खुद का सैटेलाइट है। इसके अलावा खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह भी होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच आप देखेंगे पत्थर के भांति जो है चक्कर लगाते हैं। उसके अलावा उल्का पिंड भी होते हैं। ये सारे चीज़ें मिलकर जो है हमारा एक सौर परिवार का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, सौर परिवार, जिसका मुखिया क्या है, सूर्य। अब देखते हैं अमूमन हर घर में कोई ना कोई मुखिया है। मुखिया कहने का मतलब है कि वो विधायिका वाला मुखिया की नहीं, मतलब जिसको ये माना जाता है कि ये घर का गार्जियन है। तो हमारे सौर परिवार का गार्जियन कौन हो गया, सौर परिवार का मुखिया कौन हो गया, तो हमारा सौर परिवार का मुखिया कौन हो गया, सूर्य है। अब देखिए हमारे जो सौर मंडल है, चलिए उसके सौर मंडल में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ा, सूर्य पढ़ा, 8 ग्रह पढ़ा, उपग्रह पढ़ा, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड पढ़ा, उनके बारे में हम लोग अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं इससे और भी सरल और सहज भाषा में वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू और वीडियो अपलोड करूं, ताकि आप लोगों को काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है फ़ायदा हो, और कॉन्सेप्ट के साथ मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा जो काफ़ी सहज और सरल भाषा में जो है आपको समझने में काम आएगी। क्योंकि आप एक बार अगर इस चीज़ को सुन लें ही सिर्फ, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का बुक या किसी तरह का कोई भी और वीडियोज़ या बुक्स पढ़ने की ज़रूरत होगी। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो आपको हमेशा अप टू डेट कराते रहें। सो थैंक यू।